देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में बेटा क्या कहा, बोहर सर ने क्या कहा कि हमारा न्यूक्लियस बीच में होता है, वो हमें रदरफोर्ड थ्योरी में भी पता चला था। तो बोहर सर ने क्या कहा कि जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ होते हैं। ये थोड़ा हो सकता है कि ड्राइंग में ठीक ना बने। तो बोहर सर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी के कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं इस तरीके से, जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। ऑर्बिट टर्म्स रदरफोर्ड ने दी थी और उनने ऑर्बिट में एनर्जी लगा दिया कि फिक्स एनर्जी की सर्कुलर पाथ। इन ऑर्बिटस को आपका स्टेशनरी स्टेट भी कहा गया। स्टेशनरी स्टेट मतलब एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसमें मूवमेंट के दौरान एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, वो स्टेट रहे, वो फिक्स रहे। ठीक है। तो बोहर सर ने बताया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी का लॉस करता है ना ही वो एनर्जी का गेन करता है। इसीलिए अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता भी रहता है तो वो न्यूक्लियस में मर्ज नहीं कर पाता। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया KLMN, इस तरीके से नाम दिया और इन्हें नंबर भी दिया गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलता जाता है। बोहर सर ने साथ में ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, सपोज करो कि मेरे पास हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सपोज करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो कि 2 नंबर में ये मूव कर रहा है। आपने क्या करा कि किसी आउट सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो हो सकता है कि उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। पहले ये किस में है, 2 में है, और अभी ये किस में चला गया, 4 में। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो अपनी लोअर स्टेट, इस लोअर स्टेट से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। तो जो हायर एनर्जी लेवल की ऑर्बिट होगी इसे बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मीन्स जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, हाई है। बात समझ में आया। जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किसी भी सोर्स से। पर जब वो हायर एनर्जी मतलब सपोज करो, आप कल्पना करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 5 नंबर में है, तो यहाँ से वो चला आया 1 नंबर के अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू lower energy level, it will release some energy in form of radiation, तो ये तो था बेटा इसके बारे में एक कॉमन जनरलाइजेशन की बोहर सर ने क्या कहा था। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी में एक टर्म बताई थी, क्वांटा। क्या बताती, क्वांटा। क्वांटा क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये क्वांटा के फॉर्म में होगी। ये बात आप एक एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पर कर लेना। ठीक है। इस बात में एक बात और सुन लीजिए, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, मान लो कि चलो 2 नंबर में है, ये यहाँ पर 2 नंबर में है, और ये कहाँ पर चला गया हमारा, 4 नंबर में चला गया, है ना। तो चेंज इन एनर्जी जो होगा हमारा, उसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे।
और डेल्टा ई जो हमारा होगा वो इक्वल होगा हमारा किसके इक्वल होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल मीन्स 4 नंबर माइनस ई इनिशियल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ले सकते हैं, E4 माइनस फाइनल तो 4 है, किससे गया 2 में, तो E4 माइनस C2, तो वो आप याद रखें कि ई फाइनल से ई इनिशियल में वो पहुंच जाएगा। बाकी ये एफ फाइनल और इनिशियल डिपेंड करेगा कि कहाँ से वो कहाँ पर आपका जंप कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एंगुलर मोमेंटम। देखो आपको पता होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते भी होंगे कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है। तो सेम कहानी यहाँ पर है। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी कैलकुलेट करा जा सकता है। तो बोहर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम जैसे यहाँ पर ग्रीन इसमें शेडो में दिखा भी है, ये होता है आई ओमेगा। क्या होता है, आई ओमेगा। आई है आपका, क्या होता है आई, बताएगा कोई बच्चा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है बेटा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और W जो होता है हमारा, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा तो जिसकी वेलोसिटी होगी उसे हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है बेटा हमारा mr स्क्वायर। यहाँ पर जो r है वो रेडियस होती है, पर क्योंकि यहाँ पर रेडियस मतलब किससे गाइड होगी, हमारी ऑर्बिट से गाइड होगी, तो जनरली हम फिलहाल आर ही रख रहे हैं। बाद में से हम एन से, ये जो हमारे KLMN है ना, इसे ओवरऑल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट को। बाद में हम इसे उससे लिंक कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पर एम क्या है, मास, तो यहाँ पे एक छोटा सा ई बना दो। एम ई रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मल्टीप्लाई, इसके बाद बेटा हमारा क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू रेडियन वेलोसिटी। ध्यान रखना जो डब्ल्यू होता है वो v अपॉन आर होता है, जहाँ पर v आपकी वेलोसिटी हो जाएगी और आर आपकी रेडियस ही रहेगी। इस आर से ये आर कैंसिल, तो जो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। ठीक है बेटा, जो ये आपका एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई आर रेडियस, मतलब न्यूक्लियस से जितना दूरी पर है, और मल्टीप्लाई v। तो इसे MEVR इन सिंपल हम लिख देते हैं। सर यहाँ पे W क्या है? W बेटा रेडियन वेलोसिटी। ओके। देखो बेटा एक्चुअली में यहाँ पर है क्या हमारा, आप सभी ऑर्बिट के बीच में देखिए एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर क्या है, स्पेस है। तो एक्चुअली में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पर MEVR। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पर अगर ये पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कुछ और आएगा, दूसरे में घूम रहा है तो कुछ और आएगा, तीसरे में घूम रहा है तो कुछ और आएगा, क्योंकि आर बदलती जाएगी, ठीक है ना। पर यहाँ पर आर को गाइड कौन कर रहा है, एन गाइड कर रहा है ना आर को। भाई एन ही तो आर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी आपका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो किया क्या गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसे ऑर्बिट से रिलेट कर दिया गया है, और ऑर्बिट से रिलेट करके बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MEVR, या आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे ऑर्बिट से रिलेट करके बोल दिया n डॉट h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर n क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जो हमारा n है वो हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। जो ये h अपॉन 2 पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम h अपॉन 2 पाई की ऑर्बिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एंगुलर मोमेंट की वैल्यू देगा। तो दो बातें हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा आपको, रेडियस और वेलोसिटी का ठीक ठीक पता होना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हमें आर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, पर ये पता चल जाता है कि कौन सी ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उस ऑर्बिट की वैल्यू की हेल्प से भी हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं।
और जैसे एंगुलर मोमेंटम निकलेगा उससे हमें रेडियस का भी पता चल जाएगा, यानी न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। तो ये फायदा हमारा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा गैप वहां पर हो, बीच में क्या हो, थोड़ा थोड़ा गैप हो, तो उसे हम क्वांटाइज्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसी बात को प्रूफ करना चाहें तो जैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम है, अगर n1 में हम उसे निकालें तो वो हो जाएगा h/2 अगर हम फॉर n = 1। अगर मैं यहाँ पर n = 2 ले लेता हूँ तो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो हो जाएगा 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा h/पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक स्पेसिफाइड गैपिंग आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम हमारा यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका क्वांटाइज्ड होगा। देखिए बेटा अगले पॉइंट में क्या है हमारा, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं जिन्हें हम n = 1 2 3 4 ये बोलते हैं, जो हमारी ऑर्बिट है, जो हमारी स्टेशनरी स्टेट है, इन्हें एक नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में हम डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद आपको इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए इसे रिपीट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहीं पर बेटा डिस्कस करी जाएंगी। 3 क्वांटम नंबर प्लस 3 + 1 4 क्वांटम नंबर हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल प्रॉपर्टीज को समझा जा सकता है। यहाँ पर ये केवल इंफॉर्मेटरी दिया हुआ है कि जो n = 1 2 3 4 है उन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये बात फिलहाल के लिए ध्यान रखना। इसके बाद बेटा एक और बात जो आपको आगे यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, देखिए मैंने अभी बोला था कि रेडियस, रेडियस मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो रेडियस किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट की, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, स्टेशनरी स्टेट में होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Rn = n² a0। n हमारा अभी आपको बता दिया है, इसे ऑर्बिट भी बोलते हैं या इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। यहाँ पर एक टर्म दे रखी है a0। a0 एक कांस्टेंट फैक्टर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है, ये फिक्स है। जैसे ही हम इस a0 की ऑर्बिट के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगी, Rn पता चलेगी। Rn का मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमें पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप अपने माइंड में बेटा सेट कर लेना। a0 की वैल्यू याद रख लेना 52.9। बहुत बार होता है कि वो नहीं देते। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलो रेडियस वगैरह की बात हुई, एंगुलर मोमेंटम की बात हुई। अब एक और क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, 2 में घूम रहा है, 3 में घूम रहा है, n में घूम रहा है, तो क्या हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस। if an electron moving in a particular orbit, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो जो उसकी एनर्जी होगी वो हो जाएगी En = -RH1/n² मल्टीप्लाई z², जहां पर n आपको पता ही है क्या है, मतलब ये क्वांटम ऑर्बिट है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, z क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये एनर्जी है तो ये यहाँ पर जूल में आएगी सारी की सारी। मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन 4 नंबर में घूम रहा है, मान लो, तो इलेक्ट्रॉन 4 में घूम रहा है तो क्या लिखेंगे, E4 - RH1/4 अब जेड मतलब डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर के ऊपर। मान लो कि ये हाइड्रोजन है, 4H एटम, मान लो कि हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z = हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पर 1 की पावर हो जाएगा 2 जूल। तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है इसे बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो आप उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं आपको उन्हें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा RH, तो यहाँ पर RH जो है बेटा वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। जो हमारा RH है वह है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट।
रीडबर्ग कांस्टेंट, आप इसकी वैल्यू याद कर लें क्योंकि एग्जाम में कोई गारंटी नहीं होती देंगे या नहीं। 2.18 10 टू दी पावर -18 जूल, ये इसकी मतलब वैल्यू होती है। हाँ, यहाँ पर जो बोहर थ्योरी है वो हाइड्रोजन एटम के लिए फिलहाल स्पेसिफाइड रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो था बेटा आप किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसे आप कैसे निकालो। क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज द निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन, जो ये यहाँ पर निगेटिव एनर्जी हम ले रहे हैं रिडबर्ग फॉर्मूले में जो निगेटिव आया है, ये निगेटिव लिया क्यों? तो बेटा देखो, इसे समझने के लिए आप ऐसा समझो कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, आपने उसे एनर्जी दी, यहाँ पर पहुंचा, फिर एनर्जी दी, यहाँ पर पहुंचा, फिर एनर्जी दी, यहाँ पर पहुंचा, फिर एनर्जी दी, यहाँ पर पहुंचा। यानी जैसे जैसे हम उसे एनर्जी सप्लाई करेंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हम इतनी एनर्जी से प्रोवाइड करा चुके होंगे कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जा चुका होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या इनफाइनाइट ऑर्बिट में जा चुका होगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मान लेते हैं। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो हम कह देंगे इट इज ए केस ऑफ आयोनाइजेशन, यानी हमारा जो एटम है वो आयोनाइज हो चुका है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि वो चांद तारों से भी दूर चला गया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में अब कोई भी अट्रैक्शन नहीं बचा, वो अट्रैक्शन जीरो हो गया। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन आपका उतनी दूरी पर चले जाएगा कि इसके अपने पेरेंट न्यूक्लियस से जिसका इलेक्ट्रॉन था उसमें और इसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना रहे, तो हम इसे केस ऑफ आयोनाइजेशन मान लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन इससे इनफाइनाइट दूरी पर है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि हम लगातार एनर्जी को सप्लाई करते हुए गए थे तो इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी थी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन n=1 में है, तो आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, तो n=1 में है तो बेटा इसकी जो एनर्जी है वो है लो, क्या है इसकी एनर्जी? लो एनर्जी है। पर जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो ये n इनफाइनाइट में चला गया, बहुत दूर चला गया, तो वहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है ना, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पर एनर्जी लोअर थी। अब आप एक कल्पना करो कि चलो आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में गया, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन का मन करा कि चलो भाई वापस चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वापस आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, अब ये ग्राउंड स्टेट या अपने लोकल की तरफ बढ़ रहा है, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस प्रोसेस में पहले इसकी एनर्जी ज्यादा थी और ये जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा इसकी एनर्जी में कमी आएगी। वो कमी इसलिए आएगी क्योंकि एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को बेटा ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब एनर्जी अगर रिलीज होती है तो वो निगेटिव से रिप्रेजेंट की जाती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, न्यूक्लियस के जाने के क्रम में एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो रिलीज एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस निगेटिव से। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है ही, पर अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, अपनी एनर्जी घटाएगा। उस एनर्जी के घटाव को या उसकी निगेटिवनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यहाँ पर इस फॉर्मूले में निगेटिव साइन लगाया गया था। तो बेटा ये था ऑल अबाउट बोहर थ्योरी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो उसमें एनर्जी में चेंज कितना आता है। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही ऑर्बिट में घूमे तो कितनी एनर्जी उसकी होगी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्बिट से दूसरी में जब जाएगा तो चेंज इन एनर्जी कितना आएगा।